अब जबकि आप रेडॉक्स अनुमापन की अवधारणा यानी रेडॉक्स टाइट्रेशन की अवधारणा से परिचित हैं, तो चलिए इस पर आधारित एक प्रश्न हल करते हैं। यह प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सैलिक अम्ल विलयन का पोटेशियम परमैंगनेट विलयन के साथ अनुमापन किया जाता है। यदि 50 मिलीलीटर ऑक्सैलिक अम्ल विलयन का अनुमापन करने के लिए 0.02 मोलर पोटेशियम परमैंगनेट विलयन के 25 मिलीलीटर की आवश्यकता है, तो ऑक्सैलिक अम्ल के मोलों की संख्या क्या है? यह प्रश्न रेडॉक्स अनुमापन का एक अच्छा उदाहरण है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अम्लीय विलयन में पोटेशियम परमैंगनेट एक अत्यधिक प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। यह न केवल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है, बल्कि अनुमापन में स्वयं संकेतक के रूप में भी कार्य करता है, क्योंकि अम्लीय माध्यम में MnO4 ऋणायन बैंगनी रंग दर्शाते हैं। चूंकि KMnO4 एक ऑक्सीकारक है, इसलिए जब इसका अपचयन होता है तब MnO4 ऋणायन, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था +7 होती है, यह Mn2+ आयन में बदल जाता है और यह Mn2+ आयन रंगहीन होता है। यहाँ विलयन का रंग बैंगनी से रंगहीन हो जाता है, जो यह दर्शाता है कि KMnO4 स्वयं एक संकेतक के रूप में भी कार्य कर रहा है। तो चलिए पहले संतुलित रेडॉक्स अभिक्रिया को लिखते हैं। यह अभिक्रिया कुछ इस प्रकार है। इस विशिष्ट अभिक्रिया में पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सैलिक अम्ल यानी COOH ट्वाइस के साथ अभिक्रिया कर रहा है। यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सैलिक अम्ल को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है, जबकि स्वयं मैग्नीज सल्फेट यानी MnSO4 में अपचयित हो जाता है। यहाँ KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था +7 है, जो MnSO4 में +2 रह जाती है। यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था घट रही है और इसी कारण विलयन का रंग बैंगनी से रंगहीन हो जाता है। इसी प्रकार ऑक्सैलिक अम्ल में कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है और जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़कर +4 हो जाती है। तो यह संतुलित रेडॉक्स अभिक्रिया है। चलिए अब प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए पहला चरण यह है कि हम अनुमापन में उपयोग किए गए पोटेशियम परमैंगनेट विलयन के मोलों की संख्या ज्ञात करें। तो मोलों की संख्या मोलरता और आयतन का गुणनफल होती है। अब प्रश्न के अनुसार KMnO4 विलयन की मोलरता 0.02 मोलर है और 25 मिलीलीटर विलयन का उपयोग किया गया है। तो इसे हल करने पर हमें KMnO4 विलयन की जो मोलरता प्राप्त होती है वह है 0.0005 मोल। अब अगला चरण वह स्टाइकियोमितीय अनुपात ज्ञात करना है जिसमें अभिक्रिया होती है। जैसा कि आप इस रासायनिक समीकरण में देख सकते हैं कि 2 मोल पोटेशियम परमैंगनेट विलयन 5 मोल ऑक्सैलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, इसलिए यहाँ अनुपात 2:5 है। यानी यदि 2 मोल पोटेशियम परमैंगनेट विलयन की आवश्यकता 5 मोल ऑक्सैलिक अम्ल का अनुमापन करने के लिए है, तो 0.0005 मोल पोटेशियम परमैंगनेट से कितने मोल ऑक्सैलिक अम्ल का अनुमापन होगा? यह एक बहुत आसान गणना है और जब हम इसे हल करते हैं तो हमें अंतिम उत्तर 0.00125 मोल मिलता है। इसका मतलब 0.00125 मोल ऑक्सैलिक अम्ल 0.005 मोल पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अभिक्रिया करेगा। यही हमारा उत्तर है। अब आइए हम इस प्रश्न को थोड़ा परिवर्तित करते हैं। तो मान लीजिए कि इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल के स्थान पर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग करते हैं, तब हमें क्या उत्तर मिलेगा? क्या आपको लगता है कि केवल अम्ल बदल देने से अनुमापन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा? क्यों ना वीडियो को रोककर आप इस पर थोड़ा विचार करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इस प्रश्न का आसान उत्तर यह है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग करने पर हमें परिशुद्ध परिणाम नहीं मिलेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट वास्तव में एक अच्छा ऑक्सीकारक है, इसलिए यह क्लोराइड आयनों को क्लोरीन में ऑक्सीकृत कर देगा और स्वयं Mn2+ आयनों में अपचयित हो जाएगा। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है
कि इस अभिक्रिया में जो क्लोरीन बनता है वह भी एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। इसलिए पोटेशियम परमैंगनेट की तरह क्लोरीन भी विलयन में मौजूद कुछ ऑक्सैलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर सकता है और उसे कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर सकता है। यानी यहाँ क्लोरीन और पोटेशियम परमैंगनेट ये दोनों ही ऑक्सैलिक अम्ल को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत करेंगे। लेकिन हम केवल पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अनुमापन करके ऑक्सैलिक अम्ल की मात्रा ज्ञात करना चाहते हैं। ऐसे में यदि क्लोरीन भी कुछ ऑक्सैलिक अम्ल को ऑक्सीकृत करेगा तो हमारे लिए यह ज्ञात करना संभव नहीं होगा कि क्लोरीन ऑक्सैलिक अम्ल की कितनी मात्रा का ऑक्सीकरण कर रहा है। यही कारण है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग करने पर विलयन में ऑक्सैलिक अम्ल की वास्तविक मात्रा का सही पता नहीं लगाया जा सकता है। और यह बात केवल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर ही नहीं बल्कि नाइट्रिक अम्ल पर भी लागू होती है। यानी हम नाइट्रिक अम्ल का भी उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि नाइट्रिक अम्ल भी एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है और ऑक्सैलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उसे ऑक्सीकृत कर सकता है। इसलिए यह अत्यधिक आवश्यक है कि हम रेडॉक्स अनुमापन में नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का नहीं बल्कि सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करें। सल्फ्यूरिक अम्ल ऑक्सीकरण के प्रति स्थिर होता है, साथ ही यह पर्याप्त अम्लीय भी होता है तथा अभिक्रिया के लिए बहुत सारे हाइड्रोजन आयन प्रदान कर सकता है। इसलिए सटीक परिणाम प्राप्त करने के लिए अनुमापन में पोटेशियम परमैंगनेट के साथ नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे अम्लों के बजाय सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है।